हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में आर्थिक भूगोल के अध्ययन की विधियों के बारे में चर्चा होगी। आर्थिक भूगोल में अध्ययन की जो विधियां हैं उसमें 3 विधियां हैं। विगत 2 विधियों का अध्ययन अपन कल की क्लास में कर चुके हैं। तीसरी जो अध्ययन की विधि है जिसमें आर्थिक तत्व, वस्तु या कार्य विशेष का अन्य तत्वों तथा वातावरण से अंतर संबंध। जो आर्थिक तत्व है, चाहे कृषि है, उद्योग है, व्यापार है, वाणिज्य है, पशुपालन है, वनस्पति काटना, ये जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज है, ये जो आर्थिक तत्व है या वस्तु है या कार्य विशेष है ह्यूमन के द्वारा किए जाने वाले, इनका अन्य तत्वों से और वातावरण से किस प्रकार अंतर संबंध होता है। जिसमें पहला अंतर संबंध है वो है कार्य कारण अंतर संबंध। कार्य कारण जो संबंध है, इसका मतलब होता है कि कोई भी किए जाने वाला जो कार्य है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है और उस कारण की वजह से ही वह कार्य संपन्न होता है। जैसे यदि किसी फसल का उत्पादन करना है तो उसके लिए तापमान, वर्षा की आवश्यकता होती है, उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे उष्णकटिबंधीय फसल है रबर, प्राकृतिक रबर, तो प्राकृतिक रबर के लिए ये कार्य करना है तो उसके लिए अपन को अधिक तापमान की आवश्यकता होगी, अर्थात यूँ कहे कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान चाहिए, 250 सेमी से अधिक वर्षा चाहिए और वो भी समुचित और निरंतर होनी चाहिए। तो इस प्रकार यानी कि कुछ अनुकूलन दशाएं होती है किसी भी कार्य को करने के लिए, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं और उन कारण की वजह से ही वह यानी कि कार्य संपन्न होता है। चाहे खाद्यान्न से उत्पादन से संबंधित हो, चाहे औद्योगिक विकास से संबंधित हो या किसी अन्य क्षेत्र से संबंधित हो। दूसरी बात आती है कार्यात्मक अंतर से संबंध है। कार्यात्मक अंतर से संबंध में कुछ आर्थिक तत्व, वस्तु या कार्य किसी प्रदेश के साथ साथ मिलते हैं। यानी बहुत सारे प्रदेशों के अंदर कुछ आर्थिक तत्व को हो, वस्तु को या कार्य साथ साथ मिलते हैं, उसके उत्पादन आदि की मात्रा भी उनके अनुषंगी परिवर्तन मिलते हैं। यदि किसी प्रदेश में इनमें से एक तत्व समाप्त हो जाए या उसका वितरण प्रतिरूप अन्य विशेषताओं में परिवर्तित हो जाए तो दूसरा तत्व भी तदु अनुसार समाप्त हो जाता है। यानी एक तत्व का संबंध है वो दूसरे तत्व के कार्य से जुड़ा हुआ है, आपस में कोरिलेशन है और इस कोरिलेशन की वजह से दोनों वस्तुओं का, कार्यों का, तत्वों का कार्यात्मक संबंध रहता है। यही दूसरा तत्व या तो समाप्त हो जाता है या उसमें समान परिवर्तन दृष्टिगोचर देखने को मिलता है। यदि कहीं कोई विशेष खनिज प्राप्त होता है तो उसके साथ वहाँ यातायात के साधन, नगर या अन्य व्यवसाय भी विकसित हो जाते हैं। यानी कोई विशेष खनिज यदि किसी क्षेत्र में प्राप्त होता है तो उस खनिज को प्राप्त करने के लिए वहाँ पे यातायात के साधन विकसित होंगे, वहाँ जनसंख्या का जमाव बढ़ेगा, रोजगार के अवसर पनपेंगे तो नगरों का विकास होगा, अन्य व्यवसाय भी विकसित होंगे। लेकिन जैसे ही खनिज समाप्त होता है तो सभी चीज़ें व्यर्थ और विलुप्त हो जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो मक्का की खेती एवं सूअर पालन में कार्यात्मक संबंध है। विश्व में कहीं और मक्का उत्पादन की वह विशेषताएं नहीं मिलती है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पेटी में पाई जाती है। यदि मक्के की पेटी में सूअर पालन बंद हो जाए तो मक्के का उत्पादन प्रतिरूप में भी आमूल परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि मक्के का यानी कि उत्पादन का सीधा संबंध सूअर पालन से है
उनसे जो मक्का उत्पादन होता है उसको सूअरों को खिलाया जाता है और बड़े स्तर तक सूअरों को पाला जाता है। यदि सूअर पालन बंद हो जाएगा तो मक्के के उत्पादन में परिवर्तन होगा, या तो उनके मक्के का निर्यात करना पड़ेगा या वो चारा है वो अन्य पशुओं के लिए यानी कि ज़रूरत होगी तो अन्य पशुपालन करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार यानी कि अर्थतंत्र के क्षेत्रीय संगठन को समझने के लिए इस प्रकार के कार्यात्मक अंतर संबंधों का विश्लेषण सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए कार्यात्मक अंतर संबंध यानी कि किसी एक तत्व का दूसरे तत्व के साथ में पाया जाता है। अब दूसरा है क्षेत्रीय अंतर संबंध। क्षेत्रीय अंतर संबंध में किसी भी प्रदेश में कोई भी आर्थिक तत्व या कार्य निरपेक्ष नहीं होता है, यानी पूर्ण रूप से निरपेक्ष नहीं होता है। उस पर एक प्रदेश में पाए जाने वाले अन्य सजातीय और विजातीय प्राकृतिक और मानवीय तत्वों का प्रभाव पड़ता है, तो दूसरी ओर विश्व के अन्य भागों के भी विभिन्न तत्वों और परिस्थितियों का यानी असर होता है। किसी प्रदेश में कृषि या औद्योगिक वस्तु के उत्पादन की अवस्थिति, वितरण, प्रतिरूप और अन्य विशेषताएं एवं विविध प्राकृतिक मानवीय तत्वों का प्रभाव पड़ता है। यानी किसी भी प्रदेश की कृषि या औद्योगिक वस्तु के उत्पादन की अवस्थिति, वितरण और प्रतिरूप एवं अन्य विशेषताओं का विविध प्राकृतिक और मानवीय तत्वों का प्रभाव पड़ता है। साथ ही विश्व के अन्य भागों में उस वस्तु के उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है। आधुनिक युग में यातायात एक द्रुत साधन की उपलब्धता और विशिष्टता के चलते किसी भी प्रदेश के आर्थिक विकास अन्य प्रदेशों या राष्ट्रों से असंपर्क रहकर नहीं हो सकता है। अतः अंतर प्रदेशीय और प्रदेश आंतरिक अंतर संबंधों का विश्लेषण भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यानी एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश के साथ में सीधा संबंध होता है। किसी एक प्रदेश के अंदर रहकर किसी कृषि या औद्योगिक विकास या व्यापारिक गतिविधियों का संपन्न नहीं किया जा सकता है। दूसरे देशों का सीधा संबंध होता है, चाहे परिवहन की दृष्टि से हो, चाहे औद्योगिक दृष्टि से हो, आर्थिक दृष्टि से हो या व्यापारिक दृष्टि से हो। कहीं न कहीं कनेक्टिविटी है वो क्षेत्रीय यानी कि संबंधता से जुड़ी हुई है। एक क्षेत्र है वो दूसरे क्षेत्र से सीधे तौर पर जुड़ा रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें कि भारत के अंदर जो यानी कि खनिजों की भंडार है या खनिज की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है, जिसको कहते हैं छोटा नागपुर का पठार। ये छोटा नागपुर का पठार भारत में खनिज दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है और इनसे मिल निकलने वाले जो भी खनिज है, इस खनिजों का संबंध वहाँ के बाज़ार से होता है। अर्थात यहाँ पे जो कोलकाता बाज़ार है या अन्य जो बाज़ार है उसका संबंध भी रहता है। साथ ही साथ इसका संबंध है वो परिवहन से भी रहता है। तो एक परिवहन के क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो जैसे रेल परिवहन है, रेल परिवहन जो इस क्षेत्र को आंतरिक भागों से जोड़ता है। दूसरा जो जल परिवहन है, जल परिवहन जो इस क्षेत्र को अन्य देशों से जोड़ता है। तो एक क्षेत्र का ये एक क्षेत्र है और इस क्षेत्रीय इकाई का अन्य क्षेत्रों से सीधा संबंध है। इसमें उत्पादित होने वाले जो खनिज है उससे औद्योगिक विकास से जितने भी खनिजों का निर्माण किया जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पर लौह इस्पात है, तो लौह इस्पात के जो संयंत्र है वो इस क्षेत्र में अधिक है,
चाहे जमशेदपुर इस्पात का कारखाना हो, राउरकेला हो या दुर्गापुरा हो, तो ये जितने भी बोकारो वगैरह लौह इस्पात के कारखाने, इसका संबंध भारत के आंतरिक क्षेत्रों से भी है, साथ ही साथ तटवर्ती बंदरगाहों से भी है और अन्य देशों से भी है। तो इस प्रकार आर्थिक भूगोल के अंदर क्षेत्रीय संबंध अंतर संबंध पाया जाता है। एक संबंध क्षेत्र का संबंध है वो दूसरे क्षेत्र से रहता है, और ये क्षेत्रीय विस्तार है वो यानी कि मानव क्रियाकलापों से प्रभावित होता है और इसी से ही संपूर्ण क्रियाएं हैं वो संपन्न हुआ करती है। तो आर्थिक भूगोल के अंदर जो आर्थिक तत्व है, वस्तु है या कार्य विशेष का अन्य तत्वों से या वातावरण से सीधा अंतर संबंध होता है, जिसमें कार्य कारण का हो या कार्यात्मक संबंध हो या क्षेत्रीय असंबंध हो। तो ये क्षेत्रीय अंतर संबंध भी विश्व के अंदर प्रत्येक स्थान पर पाया जाता है। इसी प्रकार यदि यानी कि इस प्रकार की तीनों प्रकार के अंतर संबंधों में बड़ा ही एक सूक्ष्म भेद है। किन्हीं दो तत्वों में किस प्रकार का संबंध है, इसका निर्णय इस बात पर निर्भर है कि किसी परिस्थिति विशेष में वे किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यदि एक तत्व कारण के रूप में आता है तो दूसरा तत्व कार्य के रूप में, इसे कार्य कारण संबंध कह सकते हैं। लेकिन इसके लिए उनका ऐतिहासिक अध्ययन आवश्यक है। बहुधा हम प्राकृतिक तत्वों को ही कारण मान लेते हैं, मानवीय तत्वों को उनका परिणाम समझते हैं, और बहुत हद तक ये भी युक्ति संगत भी है, क्योंकि प्राकृतिक तत्व किसी क्षेत्र में पहले से ही विद्यमान होते हैं और बहुत से आर्थिक तत्व और कार्य उनके आधार पर ही विकसित होते हैं। परंतु कभी मानवीय तत्व भी कारक हो सकता है। कारखानों और परिवहन मार्गों का संबंध क्रियात्मक होता है, क्योंकि दोनों ही औद्योगिक उत्पादन और आर्थिक विकास की प्रक्रिया में साथ साथ क्रियाशील रहते हैं। यानी औद्योगिक उत्पादन और परिवहन ये दोनों ऐसी क्रियाएं हैं जो हमेशा आर्थिक विकास की प्रक्रिया में साथ साथ क्रियाशील रहती है। परंतु ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने पर ये कार्य कारण संबंध भी हो सकता है। यदि किसी कारखाने विशेष के लिए किसी विशेष परिवहन मार्ग का निर्माण हुआ है तो पहला कार्य और दूसरा कारण हो सकता है। यानी किसी कारखाने के निर्माण के लिए या वह कारखाना उस परिवहन मार्ग को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया गया है, तो माना जा सकता है कि परिवहन और कारखाना एक दूसरे कार्य कारण का संबंध दर्शाते हैं। और यदि किसी कारखाना विशेष के लिए किसी परिवहन मार्ग का निर्माण है तो यानी एक दूसरे कार्य कारण का संबंध दर्शाते हैं। इसके विपरीत यदि परिवहन मार्ग पहले विद्यमान है और उनका लाभ उठाने के लिए कारखाना स्थापित हुआ है तो परिवहन मार्ग है वो कारक है और कारखाना उसका परिणाम हो सकता है। इसी प्रकार क्षेत्रीय अंतर संबंध भी एक प्रकार का कार्यात्मक संबंध है, जिसमें एक ही क्षेत्र के दो तत्व या कार्यों में क्रियात्मक संबंध की जगह दो क्षेत्रों के बीच में इस प्रकार का संबंध स्थापित होता है। तो स्पष्ट है कि किसी अर्थतंत्र में एक आर्थिक तत्व या कार्य का अन्य विविध तत्वों से जटिल अंतर संबंध होता है, जिसका विश्लेषण आर्थिक भूगोल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। और इस प्रकार के विश्लेषण के लिए विभिन्न सांख्यिकी विधियों का भी सहारा
लिया जाता है। तो ये आर्थिक भूगोल की जो अध्ययन की विधियाँ थी। अब यदि आर्थिक भूगोल के अंदर जो आधारभूत संकल्पनाएं आई है, उन आधारभूत संकल्पनाओं में मोटे तौर पर आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना है। आर्थिक भूदृश्य भूस्थितिक नहीं वरना गत्यात्मक है और जिनका निरंतर परिवर्तन और सतत क्रम विकास होता रहता है। तीसरी संकल्पना है कि प्रस्तुत आर्थिक भूदृश्य है वो संसाधन संरचना, प्राविधिक प्रक्रिया और आर्थिक विकास की अवस्था का द्योतक है। और चौथी के अंतर्गत आर्थिक कार्यकलापों की अवस्थिति और स्थापन का अध्ययन है। पांचवी संकल्पना में क्षेत्रीय आर्थिक भिन्नता जन्य आर्थिक प्रदेशों की संकल्पना और प्रादेशिक कार्यात्मक अन्योन्य क्रिया की संकल्पना, क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन, प्रादेशिक आर्थिक विकास और आर्थिक विकास और बाह्य पर्यावरण से संतुलन और मानव विकास, ये ऐसी आर्थिक भूगोल की जो संकल्पनाएं हैं वो आर्थिक भूगोल की विभिन्न यानी कि मौलिकताओं, सिद्धांतों, परिभाषाओं और उन सिद्धांतों का व्यक्तियों से अंतर संबंध दर्शाते हैं और जो किसी परिस्थिति विशेष की व्याख्या के लिए प्रमाणिक सिद्ध भी होते हैं, जिनके आधार पर अन्य क्षेत्रीय तत्वों का भी अन्वेषण किया जाता है। आर्थिक भूगोल के परिभाषा, उद्देश्य एवं दृष्टिकोणों को समावेश करते हुए सामान्य व्यक्तित्व को कहते हैं कि एक संकल्पना की विवेचन से अन्य सहसंकल्पना का सूत्रपात होता है और इस प्रकार उस विषय के अध्ययन अधिकाधिक गहन भी होता है। आर्थिक भूगोल के अधोलिखित संकल्पनाओं पर परस्पर अंतर संबंध और गुम्फित सम्मिश्रण रूप से विषय का सर्वांगीण स्वरूप प्रदर्शित करती है और इनमें प्रत्येक का अलग अलग विवेचन करने में कृत्रिम सरलता यानी विवेचन करने में कृत्रिम सरलता आ जाती है। तथापि आर्थिक भूगोल की अध्ययन प्रगति के प्रमुख सूत्रों को भी दर्शाती है। तो आर्थिक भूगोल की ये जो संकल्पनाएं आई है 8-10, इन संकल्पनाओं के जरिए आर्थिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को और अधिक गहनता से पढ़ा जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है और इसके माध्यम से प्रत्येक विषय को एक अंतर संबंधित और सम्मिश्रित रूप से विश्लेषण किया जा सकता है। तो आर्थिक भूगोल की जो संकल्पना है वो सीधे तौर पर हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक और रिलेशन के तौर पर यानी सिलेबस में है, सब टॉपिक के रूप में है। उसके बाद में आर्थिक भूगोल में के अंदर संसाधन की जो संकल्पना है, संसाधन की संकल्पना ये सिलेबस का मुख्य टॉपिक है। तो संसाधन की संकल्पना के रूप में सबसे पहले अपन जानते हैं कि संसाधन होते क्या है, संसाधन किसे कहते हैं। मानव को भी एक संसाधन माना गया है, लेकिन एक संसाधन की सामान्य सी परिभाषा रहती है कि जो मानव समाज के विभिन्न उद्देश्य और आवश्यकताओं की पूर्ति या अथवा किसी कठिनाई का निवारण करने वाले या निवारण में योग देने वाले स्रोत होते हैं, उसको संसाधन की संज्ञा दी जाती है। अर्थात सरल भाषाओं में कहें तो संसाधन का मतलब है
कि जो मानव समाज की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है उसे संसाधन कहा जाता है। और जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं, बनाए जाते हैं। तो जो भी हमारे पास में संसाधन है उसको अपन प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन के रूप में विभक्त कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के रूप में चाहे भूमि है, जल है या वायु है या मिट्टी है या यानी कि प्रकाश है, ये जितने भी संसाधन है, वनस्पति है, ये प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में आता है। और मानव अपनी ज्ञान, बुद्धि, तकनीकी और क्षमताओं का प्रयोग करते हुए इन प्राकृतिक संसाधनों के साथ में विभिन्न प्रकार की अंतःक्रिया करके इनको एक संसाधन के रूप में विकसित करता है, जिसे मानव समाज की आवश्यकताएं और इच्छाओं की पूर्ति होती है और उसे अपन संसाधन कहते हैं। तो संसाधन की जो संकल्पना है वो संसाधन किससे संबंधित क्या क्या परिभाषाएं आ रही है, संसाधनों का वर्गीकरण क्या है, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।